हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 19 और सब्जेक्ट साइंस के बेटा 10th क्लास के लिए है। 17 तारीख की है। हाँ, थोड़ा लेट हो गई है बेटा क्योंकि मुझे कुछ काम था, मैं स्कूल में गई थी, इस वजह से मैं लेट हो गई। बट इट्स ओके बेटा, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी कि आपके टाइम पर अपलोड कर सकूँ, उसके लिए सॉरी। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही है। रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे और रेजिस्टिविटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। इससे पहले भी हम 4-5 टॉपिक के बारे में जान चुके हैं वर्कशीट में। तो कंटिन्यूएशन में पढ़ो बेटा चैप्टर, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा क्योंकि एक एक कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें बेटा रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, ठीक है। तो मतलब क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस जो है प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। कंडक्टर क्या होते हैं? जिसके अंदर से क्या होता है? करंट फ्लो करता है, वो कंडक्टर होते हैं। तो उन कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि रेजिस्ट करना किसी भी फ्लो को, ठीक है, किसके? करंट के। लेकिन कंडक्टर की जो मतलब रेजिस्ट करने की जो वो होती है बेटा कैपेसिटी, वो कम होती है, नेग्लिजिबल होती है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन फिर भी होती तो है ही। तो रेजिस्टेंस हो गया द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, जो कि इसमें से पास होता है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, अब ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है बेटा? ओम्स लॉ स्टेट दैट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ये क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा अपनी लास्ट वाली वीडियो में, मैंने डिटेल में समझाया था, ग्राफ भी समझाया था आपको, और मैथमेटिकली भी समझाया था और थ्योरेटिकली भी समझाया था, ठीक है। तो हम वहाँ से पढ़ ही चुके हैं कि क्या होता है, V/I किसके बराबर होता है? कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है हर बार जब भी हम लेते हैं, मतलब कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू लेते हैं तो ये हमेशा इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट आता है। ओके, तो यही बोल रहा है ओम्स लॉ। अब बेटा जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दी ऑब्जेक्ट साइज, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट लिया उस ऑब्जेक्ट का रजिस्टर, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट क्या है? कंडक्टर है। तो उस कंडक्टर का क्या साइज है, क्या उसकी शेप है, और क्या वो मटेरियल, किस मटेरियल का वो बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये रहा, ये बेटा हमने एक लिया, एक वायर ले ली, ठीक है, वायर का एक पीस ले लिया। तो इसके अंदर क्या रेजिस्टेंस होगा? वो क्या डिपेंड करेगा? इसकी लेंथ कितनी है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ठीक है। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका बेटा, और ये लेंथ कितनी है इसकी, और ये किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। तो इस पर ये डिपेंड करता है। ओके, इसलिए नीचे दिया भी गया बेटा क्योंकि हमने बताया था कि ओम्स लॉ में कुछ फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो वो जो लॉ था ओम्स लॉ, वो वेरीफाई करता है कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के होता है। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन दी फॉलोइंग। कौन कौन से? लेंथ पर डिपेंड करता है, हमने अभी देखा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और नेचर ऑफ मटेरियल कि वो किस तरीके के नेचर का है, क्योंकि हर मटेरियल की, हर मेटल की, हर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। तो उन्हीं के हिसाब से क्या होएगा, जैसे अब तुम देखोगे कि हाईवे पर कितनी स्पीड से गाड़ी चलती है, ठीक है, लेकिन एक जो लोकल रोड होते हैं उन पर किस तरीके से चलती है। तो हर एक की प्रॉपर्टी अपनी अपनी, ठीक है, लेकिन दोनों ही ठीक हैं अपनी जगह पर। हर वक्त तो हम स्पीड से नहीं चल सकते और हर वक्त हम स्लो नहीं चल सकते। तो हर किसी की एक अपनी जगह पर एक वैल्यू होती है। ओके, अब बेटा इसी ऊपर जो हमने पढ़ा उसी को इन्होंने नीचे डिटेल में बताया। क्या बताया है? जो लेंथ होती है कंडक्टर की, द रेजिस्टेंस R ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। तो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये प्रोपोर्शनल तो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि प्रोपोर्शनल होता क्या है, यानी कि जितना R होगा, मतलब जितनी उसकी लेंथ बढ़ाएंगे उतना ही क्या होएगा, R बढ़ जाएगा, R की वैल्यू बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा मतलब कि लेंथ बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी कि लॉन्ग वायर हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस देन दी शॉर्टर वायर। ओके, अब बेटा ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है कंडक्टर का, द रेजिस्टेंस R ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहाँ पर एरिया के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जो ये एरिया था बेटा इसके क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि उल्टा होएगा इसमें। जो क्या था डायरेक्टली में क्या होता है, जो उसके साथ हो रहा है वही इसके साथ हो रहा है, लेकिन इनवर्सली में क्या होता है, अगर एक ज़्यादा हो रही है चीज़ तो क्या होगी, दूसरी कम हो जाएगी उतनी ही क्वांटिटी से। उतनी ही क्वांटिटी का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी जो आ गई, तो मतलब जितने उसमें बढ़ी है वो उतनी ही उसका कम हो जाएगी उस प्रोपोर्शनैलिटी में। ओके, अब थर्ड जो था बेटा वो क्या था, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो इंसुलेटर हैव द मोर रेजिस्टेंस देन द कंडक्टर। तो जो इंसुलेटर होते हैं उनका जो मतलब रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उनमें से क्या होता है, करंट फ्लो ही नहीं कर पाता। जैसे लकड़ी ले लो बेटा आप, उस पर अगर आप लगाओगे करंट फ्लो करोगे तो नहीं होएगा, लेकिन अगर उसको पानी में भिगो दोगे तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गीली हो गई। और जो पानी होता है वो क्या होता है बेटा, एक अच्छा सुचालक होता है, चालक होता है, या फिर कह दो गुड कंडक्टर होता है। ओके,
तो आर इंसुलेटर यानी कि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, मोर होगा देन कंडक्टर के रेजिस्टेंस से। ठीक है, ये तो इजीली समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि जो उनका नेचर होता है, जो इंसुलेटर होते हैं, जो वो जिस मटेरियल के वो बने होते हैं, उसी की वजह से क्या होता है, इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कि वो बिल्कुल ही फ्लो नहीं करने देते अपने अंदर से करंट को। ओके, अब टेम्परेचर पर बेटा, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पर कैसे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे हम रेजिस्टेंस मतलब कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब यहाँ पर तुम्हें कुछ कुछ अटपटा लग रहा होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से तो क्या होना चाहिए, करंट बढ़ना चाहिए, मतलब कि फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि बेटा ये आप 11th 12th में डिटेल में पढ़ोगे इसको कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे बड़ी क्लासेज में। मैं थोड़ा सा बताती हूँ, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आपस में बढ़ने से क्या होता है बेटा, मोबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि इनकी मूवमेंट ज़्यादा होने लगती है। अब मूवमेंट ज़्यादा होएगी तो क्या होएगा, आपस में कोलिजन होएगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा, मतलब कि ज़्यादा मोबिलिटी हो जाएगी, ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे। तो ऐसे लो कि रोड पे ज़्यादा क्या हो गई, ट्रैफिक हो गया, तो उससे क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाती है। तो ऐसे ही जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम कर देगा, क्योंकि एक दूसरे से कोलाइड होते रहेंगे। जैसे एक से कोलाइड हुए, उसने वापस से पीछे धकेल दिया, दूसरे से हुए उसने साइड में धकेल दिया, तो इस तरीके से वो क्या होगा, मुंह में इलेक्ट्रॉन को जितनी स्पीड से जाना चाहिए वो उतनी स्पीड से नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब एक रेजिस्टेंस, ये कोलिजन जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उसी को ही तो हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो कोल्ड फिलामेंट होगी उसमें क्या होता है, लेस रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोलिजन कम होता है, कोलिजन कम नहीं होता तो मतलब कोलिजन कम होता है तो क्या होता है, वो करंट ईजिली फ्लो कर जाता है, चाहे थोड़ा भी फ्लो करना हो पर वो स्पीड से फ्लो कर जाता है। ओके, तो इसमें क्या बोला बेटा कि जो एक कोल्ड फिलामेंट हैज़ लेस रेजिस्टेंस देन ए हॉट फिलामेंट, दी हायर टेम्परेचर रिजल्ट इन दी हायर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, यानी कि दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो लेंथ और दूसरा टेम्परेचर। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन है बेटा, एरिया। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बेटा कि आर क्या है, ये नेचर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जैसी प्रॉपर्टी होगी उस तरीके से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस जो है प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और हमने एरिया के पढ़ा था इन्वर्सली। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सॉरी ये लेंथ था। ठीक है, तो ये क्या था, लेंथ के तो डायरेक्टली था, ये एरिया है, और ये दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आर जो है इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। ओके, अब बेटा मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ कांस्टेंट लगाना होता है। ओके, और यहाँ पर ये कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रो बोला जाता है। ओके, तो वेयर रो इज़ द रेजिस्टिविटी, जिसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है ऑफ ए मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर का जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी बोला जाता है इस कांस्टेंट को। ओके, जैसे रेजिस्टेंस था ओम्स लॉ के अंदर एक कांस्टेंट, ऐसे ही ये रेजिस्टिविटी क्या है, एक कांस्टेंट है किसके अंदर, रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी। ओके, तो ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज़ बेटा। अब रेजिस्टिविटी के बारे में जान लेते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है। अगर बेटा प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट आपको जानना है तो आप लास्ट वाली वीडियो को भी देख लेना। ओके, अब बेटा रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट का मतलब होता है बेटा 1। ठीक है, यानी कि 1 मीटर हो उसकी, या ठीक है मान लिया 1 मीटर है, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि 1 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये न्यूमेरिकल रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो गई, न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। यानी कि जब हमारे पास यूनिट लेंथ होगी, यानी कि 1 मीटर की लेंथ होगी और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया होगा, तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेजिस्टेंस के उस कंडक्टर के। ओके, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होएगी बेटा, अभी हम क्या कह रहे थे, आर क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। तो रो किसके बराबर होएगी बेटा, इधर ले जाओ आर की तरफ, रो किसके बराबर हो गई, आर अपॉन इंटू ए बाय एल। तो आर की क्या है, यूनिट ओम है, ए की क्या है, मीटर स्क्वायर है, और एल की मीटर है। तो इससे ये कट गया तो क्या आ गई, ओम मीटर। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी बेटा वो क्या होगी, ओम मीटर होगी, जो कि आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ और द थिकनेस। ठीक है, और ये जो है लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी, जैसे रेजिस्टेंस करता था। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, यूनिट लेंथ की और यूनिट क्रॉस सेक्शन की जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, बट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, लेकिन ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और नेचर पर डिपेंड करती है सब्सटेंस के। फॉर डिफरेंट सब्सटेंस देयर रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो डिफरेंट। तो जितने डिफरेंट सब्सटेंस होंगे बेटा उनकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, कैसे डिफरेंट होगी, क्योंकि हर जो भी मटेरियल होता है
मतलब कि हर जो भी सब्सटेंस होता है उसकी जो मटेरियल होता है वो अलग होता है। अगर मटेरियल अलग हुआ तो क्या होगी, रेजिस्टिविटी भी अलग हो जाएगी। ओके, तो ये अलग अलग की आपको बताई गई है कि सिल्वर की कितनी होती है रेजिस्टिविटी, टंगस्टन के अंदर कितनी रेजिस्टिविटी होती है, ग्लास के अंदर कितनी होती है, और जो मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो क्या है कि इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है, फिर एलॉय की होती है और फिर कंडक्टर की। ठीक है, क्योंकि देखो हमने क्या कहा था, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, लेकिन रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है, इंसुलेटर का, तो इसलिए रेजिस्टिविटी भी किसकी ज़्यादा होगी, इंसुलेटर की। ओके, तो अब बेटा यहाँ पर कुछ दिए गए हैं आपको मेटल्स और एलॉय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मेटल्स एंड एलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ, इतने से इतने तक की रेंज में होती है मेटल्स और एलॉय की। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब टंगस्टन क्या है बेटा, टंगस्टन एक मेटल है जो क्या है, जिस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसका, ठीक है, इज यूज्ड एज द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इसलिए इसको इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट के तौर पर यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें इतनी हीट प्रोड्यूस होती है लेकिन फिर भी वो मेल्ट नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाईएस्ट है, सभी मेटल में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का। ओके, कॉपर और एल्यूमिनियम क्या है बेटा, यूज्ड होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि इनकी रेजिस्टिविटी मतलब कि रेजिस्टेंस क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, एक तरीके से लगा लो आप। ठीक है, इतना कम होता है। लेकिन टंगस्टन में क्या होता है, हायर होता है रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से वो हीट अप हो जाता है। ओके, इंसुलेटर हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ये, ठीक है, 12 से 17 के उसमें होती है इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी, ओम मीटर में होती हैं। और ये कौन कौन से होते हैं इंसुलेटर, रबर हो गए, गिलास हो गए। ठीक है, एक होती है बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स और इंसुलेटर के अलावा एलॉयज। ठीक है, एलॉयज हैव हायर रेजिस्टिविटी। एलॉयज क्या होती हैं, जब हम दो मेटल्स को या अलग अलग मेटल्स को मिक्स करके बनाते हैं, उन सभी की प्रॉपर्टी उस एक के अंदर लाने के लिए उसको बोल देते हैं एलॉय। एलॉय हैव हायर रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, यानी कि जो मेटल्स इनके अंदर हमने लिए हैं, मिक्स किए हैं, उन सभी से एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। ओके, सो दे आर यूज फॉर दी हीटिंग डिवाइस, इसलिए इनको हीटिंग डिवाइस के तौर पर यूज किया जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो गई, रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब इसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं करने देगा ईजिली। ठीक है, तो अब वो कैसे हो गए बेटा, कौन कौन से होते हैं हीटिंग डिवाइस, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, गीज़र हो गया। ओके, इस तरीके से कह सकते हो, इंडक्शन हो गई, ये सारे क्या है, हीटिंग डिवाइसेस बोल सकते हो, हीटिंग कंपोनेंट बोल सकते हो इनको। ओके, अब बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन दी साइज, शेप और मटेरियल भी बोल सकते हो, या फिर लेंथ पर। ठीक है, साइज का मतलब लेंथ की हो गई, एरिया यानी कि शेप किस तरीके की है उसी हिसाब से एरिया निकलता है, और नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, तो इन तीन चीज़ पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का। इसको हम फॉर्मूले में मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तरीका है प्रॉपर आपका लिखने का क्वेश्चन। ओके, अब बेटा सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच टू गेट द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ। ठीक है, तो यानी कि एक वायर है, लेंथ कितनी उसकी L है, रेजिस्टेंस उसका R है, उसको खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है इतना कि उसकी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो उसकी रेडियस है, एरिया में यूज होती है रेडियस, तो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल देंगे। ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो होता है, तो वो आधी हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज़ द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा जब हम उसको स्ट्रेच कर देते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करोगे बेटा, आपको लेंथ ही लगेगा, लेकिन आप समझ जाओगे तो आप इसको 2 मिनट में, 2 मिनट भी ज़्यादा हो जाएंगे, इतनी जल्दी कर लोगे। ठीक है, तो कंसेप्ट समझो यहाँ पर बेटा, आप कंसेप्ट समझना है आपको, बाकी क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आने वाले आपके, न्यूमेरिकल हमेशा अलग आते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं आपने। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया क्या है, बिफोर स्ट्रेचिंग, मतलब कि जब तक स्ट्रेच नहीं किया था तो लेंथ कितनी थी वायर की, L थी, रेजिस्टेंस कितना था, R था, और हमने मान लिया रेडियस कितनी थी, R थी। ठीक है, तो फिर बेटा स्ट्रेच करने के बाद कितनी हो जाएगी वायर, दी वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग दी वायर द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी हो जाएगी बेटा, R डैश। ओके, ये हम मान लिया हमने, आप कुछ भी मान सकते हो, R1 मान लो, R2 मान लो, या बड़ा मान लो R, तो बड़ा तो हम रेजिस्टेंस को मानते, तो इसलिए हम इसको R डैश मान रहे हैं। तो वो कितनी हो जाएगी, जो पहले थी उसकी आधी हो जाएगी, यानी कि R/2 हो गई। ओके, अब फाइंड आउट क्या करना है बेटा, पहले आपको पूरी एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को समझना है क्वेश्चन के, फिर आप अपने आप ही सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग दी, ठीक है, वायर, तो क्या होगा, R डैश होगा। अब बेटा फाउंड किया हमने क्या फाउंड किया, जैसा कि हम जानते हैं
कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, ठीक है, तो हम ये जानते हैं। अब बेटा पहले स्ट्रेच करने से पहले क्या था कि लेंथ कितनी थी, आर थी, एरिया निकाल लेंगे हम। क्या था बेटा, देखो वायर होती है, वायर कुछ इस तरीके की होती है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये वाला। आप ये मत सोचना सिलेंड्रिकल है ये तो सिलेंड्रिकल का निकालेंगे, नहीं, क्योंकि वो यहाँ से थोड़ी ना पास कर रहा है करंट, यहाँ से पास कर रहा है, तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ओके, तो ये क्या है, सर्कल है एक, तो पाई आर स्क्वायर आ गया। तो वॉल्यूम निकालेंगे बेटा, अगर हम इस वायर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो क्या हो गया, ए एल आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें पता चलेगी कि मैंने वॉल्यूम क्यों निकाला है। अब बेटा जब तुमने स्ट्रेच कर दिया तो क्या हुआ, लेंथ कितनी हो गई, एल डैश हो गई, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश, यानी कि पाई आर कितनी थी, आर डैश स्क्वायर है, लेकिन आर डैश कितनी बोली थी, आर बाई 2, तो इसमें पुट करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया, और वॉल्यूम कितना होएगा बेटा, ए डैश आएगा यहाँ पर। ठीक है, ए डैश एल डैश, ये आपका एरिया वॉल्यूम हो गया। लेकिन बेटा आपको पता होगा, मैथ में करते हो आप, नाउ एज वी नो द वॉल्यूम इज रिमेन सेम, या फिर वॉल्यूम डजेंट चेंज बाय चेंजिंग इट शेप, यानी कि किसी की शेप चेंज करने से उसका वॉल्यूम तो कम नहीं हो जाता। ओके, जैसे आप देखते होंगे कि आपने एक मतलब मैथ में लिया होगा, एक क्यूब लिया आपने, उसके छोटे छोटे क्यूब बना दिए, लेकिन वो तो वॉल्यूम तो वही है। अब आप मान लो कि आपने 1 किलो चीनी ली, उसको 10 पॉलीथीन में डाल दो या 1 पॉलीथीन में डाल लो, तो क्या वो कम हो जाएंगी, कम तो नहीं होंगी, यानी कि सेम ही रहेंगी, बस क्या होगा, छोटी छोटी अलग अलग शेप की बन गई, तो इस तरीके से वो सेम रहेगा। इसका मतलब कि हम दोनों को बराबर रख सकते हैं, पहले वाले वॉल्यूम को और अब के वाले को रख दिया, पुट किया, एरिया पाई आर स्क्वायर और लेंथ एल, तो यहाँ से बेटा इसकी भी सेम कर दी, यहाँ से ये कट गए, ये एल डैश बचा, ये 4 बचा यहाँ पर, और ये एल, तो यहाँ से बेटा एल डैश की वैल्यू आ गई 4L। ओके, तो हमारा लेंथ भी निकल आई, इसलिए बेटा देयरफॉर आर डैश कितना हो जाएगा, रो एल डैश बाई ए, तो रो तो सेम ही रहेगा, प्रॉपर्टी तो मटेरियल की सेम ही रहने वाली है, चाहे उसको तोड़ दो कितना भी। ठीक है, अब बेटा एल डैश क्या है, 4L है, हमने ऊपर पढ़ा है, और एरिया कितना 4 आर मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर चला गया, यहाँ से हमारा क्या है 16 रो एल बाई ए, लेकिन रो एल बाई ए किसके बराबर होता है, आर के, तो यहाँ से हमें पता चला जो नया रेजिस्टेंस आया वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 16 टाइम मल्टीपल है। ओके, अब बेटा यहाँ से एक और कंसेप्ट सीख सकते हो आपकी, जैसे आपने आर डैश का, आप इसको कह सकते हो कि आर डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। ठीक है, अब ये कहोगे कि अगर आप इसको हटाओगे तो क्या कहोगे, प्रोपोर्शनैलिटी मान लो यहाँ पे आपने ए लिख दिया, तो आर को आर डैश इज इक्वल टू ए आर, आप कुछ भी कर सकते हो। अब ए क्या है बेटा, ए इज 16, और एक ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से बनते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, ये सिर्फ मैंने समझाया है तुम्हें। इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच वायर इज 16 टाइम्स मोर देन दी अनस्ट्रेच वायर, यानी कि जो पहले नहीं स्ट्रेच की गई थी उसके रेजिस्टेंस के 16 टाइम ज़्यादा हो गया रेजिस्टेंस किसका, जो स्ट्रेच हो गई वायर। ओके, यानी कि लेंथ बढ़ी है ना, लेंथ खींचकर लंबा किया तो क्या हुआ, लेंथ ज़्यादा हो गई, लेंथ ज़्यादा हो गई तो हमने अभी पढ़ा था जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। ओके, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया था, क्योंकि खींचने से क्या रेडियस आधी हो गई, एरिया कम हुआ, तो एरिया कम होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इसलिए 16 टाइम्स हो गया। ओके, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, कि वाई आर दी कॉपर यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर। ठीक है, क्यों होती है बेटा, बिकॉज इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इट हैज़ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, यानी कि करंट इसमें ईजिली से फ्लो होगा, और इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, लाइक दी अदर गुड कंडक्टर। ठीक है, जैसे कि सिल्वर हो गया बेटा, सिल्वर क्या है, सबसे अच्छा सुचालक है, या कह सकते हो गुड कंडक्टर है। क्यों, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते, सिल्वर है, एक तो बेटा चांदी है, तो चांदी को तो कोई भी चुरा लेगा, दूसरी बात ये हो गई, और महंगी होती है वो। ठीक है, तो इस वजह से ये इसके पॉइंट्स हो गए, इसलिए हम कॉपर को यूज करते हैं कनेक्टिंग वायर के तौर पर। ओके, अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है आपका, कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कनेक्टिंग वायर क्या होता है, इज अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, या फिर नेग्लिजिबल बोल लो, ना के बराबर होता है। ओके, और अगर थोड़ा बहुत है भी तो हम किससे मेजर कर लेंगे, रो एल बाई ए से हम उसको मेजर कर लेंगे। ओके, अब फिफ्थ बेटा क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, वाई आर दी कंडक्टर्स ऑफ हीटिंग डिवाइस मेड ऑफ एन एलोय। ठीक है, जो कंडक्टर्स होते हैं हीटिंग डिवाइस के, याद रखना हीटिंग डिवाइस के एलोय के बने होते हैं, रेदर देन ए प्योर मेटल, मतलब एक प्योर मेटल की बजाय हम उसको एलोय का बनाते हैं, यानी कि मिक्स मेटल का बनाते हैं। क्यों, 2 पॉइंट्स हैं बेटा इसके, बिकॉज एलोय हैव हायर रेजिस्टेंस इन कंपेरिजन टू दी प्योर मेटल। ठीक है,
प्योर मेटल के कंपैरिजन में एलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिससे वो क्या करेंगे, डेट्स वाई इट प्रोड्यूस मोर हीट देन प्योर मेटल। अब हीटिंग डिवाइस है तो बेटा हीट के लिए हम इसको यूज करें तो हीट किस में प्रोड्यूस होगी, एलॉय में ज़्यादा, क्योंकि उसका क्या रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब दूसरी बात बेटा, हीट तो प्रोड्यूस हो गई। अब ऑल्सो एलॉय हैज़ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल। जो प्योर मेटल होते हैं बेटा उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, अगर उतनी ही हीट हम उनमें मतलब कि उत्पन्न कराएंगे या प्रोड्यूस कराएंगे तो वो क्या होंगी, वो टूट जाएंगी, बीच में से मेल्ट डाउन हो जाएंगी, पिघल जाएंगी, ठीक है। तो एलॉय का ग्रेटर होता है मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से क्या होता है, देयरफॉर इट डज नॉट मेल्ट डाउन ईजिली, ये जल्दी से पिघलती नहीं है, लाइक प्योर मेटल ड्यूरिंग मोर हीट आएगा, ठीक है, मोर हीट प्रोडक्शन इन डिवाइस। ओके, डेट्स वाई कंडक्टर ऑफ हीटिंग डिवाइस मेड अप ऑफ एलॉय रादर देन ए प्योर मेटल। तो बेटा ये थे आपके क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से कंसेप्ट भी समझ आया होगा, लिखने का तरीका भी समझ आया होगा और टॉपिक भी समझ आया होगा। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।